हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर से इससे पहले हमने एक वीडियो को अपलोड किया है और इसी चैप्टर से हम दूसरे वीडियो को लेकर के आए हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। तो इसी चैप्टर से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान में जो अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध बताइए। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा जानते हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारा संविधान में, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान इसको 352 अगर लगता है तो उस समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है उसको स्थगित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया था। उसको कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है, 300A में रखा गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत है, सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में, और मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में है। और इसको अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जबकि मौलिक अधिकार का 12 से 35 तक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसकी प्रेरणा इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको न्यायालय द्वारा नहीं लागू कर सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत को। इसे वैधानिक नीति शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है उसका संबंध क्या है एक दूसरे से। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। तो मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करता है, व्यक्ति के अधिकार जो होते हैं उसको संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है उसका बात करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की बात करता है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। तो यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, और यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है। तो सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। तो हम देखते हैं कि दोनों का संबंध जो है एक दूसरे का पूरक है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार यूएस के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को भाग 3 में वर्णन है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 में वर्णन है। और मौलिक अधिकार को अगर लगता है लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और ये नीति निर्देशक तत्व है समाज की भलाई के लिए ये बात करता है, पूरे समाज की भलाई के लिए बात करता है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए बात करता है। तो ये है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है पर्याप्त जीवन यापन, दूसरा है महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, तीसरा है आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है काम का अधिकार और पांचवा है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। तो पर्याप्त जीवन यापन के लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, महिलाओं पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, ये हो जाएगा आर्थिक शोषण के विरुद्ध काम का अधिकार, और बच्चों के को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीतियां क्या है। तो भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीतियां हैं लोगों का कल्याण, और इसमें है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और दूसरा है जीवन स्तर ऊंचा उठाना जिसमें संसाधनों का समान वितरण, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। ये उद्देश्य हो गया। और इसकी नीतियां हो गया, नीतियां में पहला है समान नागरिक संहिता, दूसरा है मद्यपान निषेध, तीसरा है घरेलू उद्योगों का बढ़ावा, और चौथा है उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, पांचवा है ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखित राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व क्या है। भारतीय संविधान में लिखित पूछ रहा है कि राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व कौन सा है जो भारतीय संविधान में लिखित है। तो पहला है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, और दूसरा है कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, ये हमारा संविधान में लिखित है, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्न अधिकार दिए गए हैं, जैसे समता का अधिकार, और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार को आर्टिकल 14 में दिया गया है। समता या समानता का अधिकार को नागरिकों का जो अधिकार दिया गया है समता या फिर समानता का अधिकार, तो ये इसको आर्टिकल 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष सब बराबर है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा, आर्टिकल 14 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है इसको आर्टिकल 25 से 28 तक इस अधिकार को दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया है आर्टिकल 23 से 24 तक। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है, और अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार इसको दिया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया है आर्टिकल 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। तो इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार को आर्टिकल 32 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो है आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसको 19A में के द्वारा बोलने की स्वतंत्रता को दिया गया है, इसी के तहत प्रेस लोग भी बोलते हैं। और 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा बनाने की स्वतंत्रता, सब इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। आर्टिकल 19A B C D E G जिसमें वर्णन किया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर से अलग था, लेकिन अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब इसमें शामिल हो गया है, मतलब आप जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं। तो ये सब स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में समता के अधिकार को नागरिकों को निम्न अधिकार दिए गए। पहला है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सब बराबर है, समता का अधिकार में दिया, समता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कानून के समान संरक्षण, और तीसरा है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या कहीं का भी हो, जन्म स्थान आपका कहीं भी हो, तो उसके आधार पर आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और चौथा है कि रोजगार में अवसर की समानता, रोजगार में समान पद के लिए समान अवसर दिया जाएगा सभी को, तो रोजगार में समान अवसर की समानता। और पांचवा है कि पदवियों का अंत, पदवियों का अंत कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी पद जो है उसको अंत कर दिया गया है। और छठा है छुआछूत की समाप्ति, तो आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों यानी पदवियों का अंत, जो उपाधि दिया जाता है उसका अंत कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी, सेना या विद्या संबंधी जो आपका पदवी दिया जाता है, जो उपाधि दिया जाता है, उसके सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी दूसरा देश भी अगर कोई व्यक्ति को, भारत को किसी भी नागरिक को अगर उपाधि देना चाहती है कोई भी देश, दूसरी देश, तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। तो ये आर्टिकल 18 के तहत पदवियों का अंत कर दिया गया है, और छुआछूत आर्टिकल 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें पहला है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, यानी आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। आपको कोई भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये आर्टिकल, इसका धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने और स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 के द्वारा। आर्टिकल 27 में दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आर्टिकल 28 में दिया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य विधि के पूर्णतः जो सरकार द्वारा अगर दिया जाता है वहाँ पर तो पोषित किसी शिक्षा संस्था को, कोई धर्म शिक्षा संस्था में किसी प्रकार कोई भी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निषेध देने की स्वतंत्रता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार दिया गया है नागरिकों को? तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्न अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी, जो पहले मजदूर को बंधुआ बना लिया जाता था और उसको उस तरह मजदूरी करवाता था, तो अब बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दिया गया है इसके तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। और दूसरा है जोखिम वाले काम में बच्चों से मजदूरी कराने पर काम, कोई भी खतरनाक काम पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। तो इस पर शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए निम्न अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। तो भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और आर्टिकल 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। तो यह अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से संवैधानिक उपचारों को अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय में जाने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 में इसको दिया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का उसको मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, तो आप सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का रीट दिया है, रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो इसके तहत आर्टिकल 32 में यह दिया गया है स्वतंत्रता के भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? तो स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। यानी अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसको न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी क्या है? या फिर सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी है, तो समझाइए कैसे? तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, इसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। तो इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था
या फिर शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। अगर शक है इस तरह का तो उसको बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने तक के लिए हो सकती है। 3 महीने बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है? तो न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान निम्न 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है, जिसमें पहला है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून को लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को समवाय अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेश या रीट किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन करें। तो न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रीट कहा जाता है। तो जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है या फिर असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। और दूसरा है परमादेश। तो यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो उस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध आदेश। तो निषेध आदेश में जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी समुदाय की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। तो निषेध आदेश उसी को बोलते हैं। और चौथा है अधिकार परीक्षा। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसमें उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। और पांचवा है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट। तो उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत ये होता है कि न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये थे भारतीय संविधान के अधिकार से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी को और सभी क्लास के सभी विषयों को पढ़ाया गया है, नोट्स भी और क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू।